नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला 6 से पाठ 13 बतुता का जूता नामक एक हास्य कविता लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। पाठ 13 बतुता का जूता। यह एक हास्य कविता है जो हमारे कवि ने बताया। हमारा सबसे पहले हम लोग अपना कवि परिचय को देखते हैं कि हमारे कवि कौन है। हमारे कवि सर्वेश्वर लाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में बस्ती नामक स्थान पर हुआ था। ये तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। यद्यपि इनका साहित्यिक जीवन काव्य के प्रसंग हुआ, तथापि चले और चरखे स्तंभ में दीनमान ने प्रकाशित इनके लेख बहुत लोकप्रिय हुए। इनके कविता संग्रह घुटिया पर टांगे लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य को भी रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं एवं काव्य संग्रह है काठ की चीटियां, काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, कोई मेरा साथ चले तथा क्या कह कर पुकारूं है इनका निधन 23 सितंबर 1983 को हुआ था। यह एक हास्य कविता है बच्चों, और यह बतुता की कहानी एक कविता है। आइए देखते हैं कि बतुता कौन थे। इब्बत बतुता का जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के टेंजर शहर में हुआ। इनके पूर्वज काजी मुस्लिम न्यायाधीश हुआ करते थे। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने यात्राएं आरंभ की। सबसे पहले मक्का की यात्रा की, फिर मिस्र, फिर सीरिया एवं हज्जाज के मुस्लिम विद्वानों से भी मिले। इन्होंने फ्रांस, अमेरिका, जॉर्जिया आदि कुछ देशों को छोड़कर सभी इस्लामी गैर इस्लामी देशों की यात्राएं की। इन्होंने कोई नई खोज तो नहीं की, किंतु अपनी 1,20,678 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 60 से अधिक शासकों वजीरों से मिले। तत्कालीन शासक व्यवस्था को समझ यात्रा के दौरान मिले 2000 लोगों का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से हमें अल्हड़ लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों आइए इस कविता को पढ़ते हैं और अल्हड़पन क्या होता है उसकी एक जानकारी को हम लोग भी जानते हैं। यह एक मैंने पहले ही बोला है कि यह एक हास्य कविता है और इस कविता में बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जो हंसने पे मजबूर कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। इब्बत बतुता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्बत बतुता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्बत बतुता खड़े रह गए मोची के दुकान में। यानी यह एक हास्य कविता है। आइए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। इब्बत बतुता पहन के जूता, निकले पड़े तूफान में। यह जो इब्बत बतुता है ये जूता पहनकर कहाँ निकले? तूफान में। यानी जब तूफान आ रही थी तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से कवि ने इब्बत बतुता का बड़ा ही सुंदर चित्र को खींचा है और इसमें बताया है कि यह जूता पहनकर तूफान के बाहर जाने के लिए तैयार हुए हैं। थोड़ी हवा नाक में घुस गई
घुस गई थोड़ी कान में, यानी थोड़ी जो हवा है वो थोड़ी हवा नाक में घुस गई और थोड़ी कान में, यानी कहने का मतलब तूफानी झोंके ने उन्हें इस तरह हिला दिया कि फिर क्या कहना। हवा तो नाक कान में गई सो गई, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्बत बतूता क्या हो गया, कभी नाक को और कभी कान को मल रहे हैं। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता, यानी अभी नाक कान मल ही रहे थे तभी इनके पैर के जूता निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जब पहुंचा जापान में, जूता ये इनका है, ये क्या हुआ, उड़ते 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 कहाँ गया, जापान में पहुंच गया। इब्बत बतूता खड़े रह गए मोची के दुकान में, यानी कहने का मतलब तूफान ने जूता जापान में जाकर गिराया और इब्बत बतूता क्या हो गया, तूफानी हवा के भयानक झोंके को थपेड़े खाते रह गए, यानी मोची के दुकान में रह गए। यानी यहाँ का कहने का मतलब कि वो खड़े के खड़े रह गए, लेकिन इनका जूता कहाँ गिरा, जापान में जाकर गिरा। तो बच्चों इस तरह यह एक हास्य कविता है। आप भी ट्राई करें कि कोई कविता को लिखे या लिखने का प्रयास करें। तो आइए यहाँ पे श्रुतलेख देखते हैं कि हमारा श्रुतलेख क्या है। इब्बत बतूता, तूफान, थोड़ी, जूता, जापान, मोची, दुकान, घुस, उड़ते, पहुंचा। आइए नए शब्द देखते हैं। इब्बत बतूता यानी तिलस्मी कहानियां का पात्र। तूफान, तेज आंधी जिसमें चर्चा भी वर्षा भी हो। मलना, रगड़ना। मोची, जूते चप्पल ठीक करने वाला। बीच, मध्य। जापान, एक देश का नाम। तो बच्चों इस तरह आप श्रुतलेख को बार बार पढ़िए और याद कीजिए। आइए पहले मौखिक प्रश्नों को जानते हैं, फिर लिखित प्रश्नों को देखेंगे और इसका नोट्स मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। इब्बत बतूता का जूता पहनकर किस में निकल पड़े, यानी इब्बत बतूता जो है जूता पहनकर किस में निकल पड़े, इब्बत बतूता जूता पहनकर तूफान में निकल पड़े। अगला प्रश्न है, इब्बत बतूता की हवा कहाँ कहाँ घुस गई। हमारा उत्तर होगा इब्बत बतूता के नाक और कान में हवा घुस गई। आइए लिखित प्रश्नों को देखते हैं। इस इब्बत बतूता के पैरों से जूता कैसे निकल गया। हमारा उत्तर होगा तेज तूफान के कारण हवा नाक और कान में घुस गई, नाक कान मलने से जूता निकल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्बत बतूता का जूता जापान कैसे पहुंच गया। हमारा उत्तर होगा तूफान में उड़ते उड़ते इब्बत बतूता का जूता जापान में पहुंच गया। अगला प्रश्न, इब्बत बतूता कहाँ खड़े रह गए। हमारा उत्तर होगा इब्बत बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। अगला प्रश्न देखिए, मोची की दुकान में खड़े इस इब्बत बतूता की हालत पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आप भी लिखिए, मैं भी यहाँ पे बोल रही हूँ, आप अपने नोटबुक में 5 वाक्यों को लिखिए। मोची की दुकान पर खड़े बतूता परेशान रह रहे थे। वे उस तूफान को कोस रहे थे जिसके कारण उनका जूता उड़ गया। बतूता मोची की ओर इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद मोची उसके पैरों के लिए जूते सिल देगा। अगला प्रश्न देखिए, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों कहने का मतलब है इसका मीनिंग अपने शब्दों में लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा प्रस्तुत कविता हास्य पर आधारित है। बतूता तूफान में ढीले ढाले जूते पहनकर निकल पड़ते हैं। तूफान में हवा उनके कान और नाक में घुस जाती है। वे कान और नाक मसलने लगते हैं तो उनके एक पैर से जूता निकल तूफान में उड़ते उड़ते जापान पहुंच अर्थात बहुत दूर चला जाता है। बतूता मोची की दुकान पर खड़े रह जाते हैं।
आइए इस कविता प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरा कीजिए। तो बच्चों इस कविता की पंक्तियां आप अपने टेक्स्ट बुक से ही देखकर यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। कभी नाक को डैश, मलते डैश, इसी बीच डैश, डैश जूता। आप अपने इस कविता को अपने किताब से देख के पूरा करिए। आइए भाषा की बात देखते हैं, यानी ग्रामर पार्ट को देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा। पहले सर्वनाम से पहले हम जानते हैं संज्ञा क्या है। तो मैंने संज्ञा को ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किया। संज्ञा क्या है? यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा दें। कोई भी, कहने का मतलब कोई भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। यानी संज्ञा के जगह प्रयोग करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो संज्ञा यानी जो नाम है उसके जगह पर जिस यानी संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, क्यों, किधर, वहां आदि सर्वनाम के 6 भेद होते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कहने का मतलब जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी प्राणी जाति का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, को, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। यानी उत्तम पुरुष यानी मैं, आई। मध्यम पुरुष यानी मिडिल, बीच में, यानी तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे, यानी थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष मीन्स दीज टू, यानी उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के अलावा तीसरा व्यक्ति। हमारे यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम्पल दिया है, वक्ता, श्रोता और जिनके बारे में कहा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम का। यानी जो डेफिनेशन मैंने वहाँ पे आपको बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछा जाए यानी क्वेश्चन किया जाए उसे प्रश्न, यानी नाम से ही पता चलता है कि प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? वहां कौन झांकता है? मेज पर क्या रखा है? जो रेड कलर से दिया है, कौन, क्या, किसका, कहाँ, ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक। और लास्ट में जो मार्क लगते हैं उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। आइए निश्चयवाचक किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम से पास के या दूर के व्यक्ति, प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो निश्चय हो, निश्चित हो। हमारा एग्जाम्पल देखिए, यह तो मेरी बेटी है। यानी यहाँ पे निश्चित है कि यह मेरी बेटी है, किसी और की बेटी नहीं है। उनका घर वह है, मेरा यह, यानी उनका घर वह है, उन्हीं का है, किसी और को नहीं। यहाँ पे बता रहा है कि यह उन्हीं का है, यानी ऑब्जेक्ट कर रहा है कि वो उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। यह घर मेरा है, यानी यह मेरा घर या उनका घर। यानी करे का मतलब निश्चित हो कि ये उन्हीं का है। निश्चयवाचक यानी मीनिंग से ही पता चलता है। वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु का पता न चले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम थोड़ा पानी भी पी लो, यानी निश्चित नहीं है कि 1 गिलास 2 गिलास, थोड़ा यानी लिटिल। आप कुछ तो खा लीजिए, यानी कुछ, यानी सम। वहां कोई गा रहा है, यानी कोई गा रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं बता रहा है। तो यहाँ थोड़ा, कुछ और कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम 2 वाक्यों का परस्पर संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब 2 वाक्य, 2 सेंटेंसों को जोड़ने वाला सर्वनाम संबंधवाचक। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, यानी जो और सो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी निजत्व, अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है। जिस सर्वनाम से जिसका प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप आ जाऊंगा, वह खुद कर लेगा,
यानी मैं अपने आप आ जाऊंगा, किसी आने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम मीन्स सर्वनाम जो संज्ञा के जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम कौन कौन है? मैं, हम, तुम, वह। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन सर्वनाम 6 प्रकार के हैं? पुरुषवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा हमारा निजवाचक, छठवां संबंधवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। विलोम शब्द, विलोम यानी अपोजिट। हंसना, रोना, जाना, आना, घुसना, निकलना, थोड़ा, ज्यादा। पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। जूता, वधुका, उपासन। यानी कहने का मतलब पर्यायवाचियों ने एक व्यक्ति के कई नाम। थोड़ा, कम, अल्प। हवा, वायु, पवन। पैर, पांव, पाद। नीचे दिए गए शब्दों में से जो शब्द अलग है उनके सामने टिक लगाइए। यानी जो इसमें से एकदम डिफरेंट है उस पे ही टिक लगाना। नाक, कान, आंख, हवा, तो हवा पर लगा देंगे। भारत, जापान, दिल्ली, चीन, दिल्ली में लगा देंगे। मोची, इब्बत, वतुता, किसान, अध्यापक। यानी इसमें से कौन होगा? मोची, किसान, अध्यापक। इसमें कौन सा होगा? इब्बत, वतुता। इसमें नाक, कान, आंख और हवा, तो हवा इसमें होगा, इसमें दिल्ली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्वयं लिखिए। यानी वाक्य है और इसका एक शब्द बनाना है। जो जूते चप्पल ठीक करता है, मोची। जो मकान बनाता है, राजगीर। जो अभिनय करता है, अभिनेता। जो कविता लिखता है, कवि। जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो लोहे का काम करता है, लोहार। तो इस तरह आप अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। नीचे दिए गए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद यानी शब्द का विच्छेद। कान में कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारा ये वाला सही होगा। क प्लस आ प्लस न प्लस अ, कान। नाक में न प्लस आ प्लस क प्लस अ, नाक। वतुता में ब प्लस अ प्लस त प्लस उ प्लस त प्लस आ, वतुता। तूफान, त प्लस उ प्लस फ प्लस आ प्लस न प्लस अ, तूफान। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। सोच समझ की बात। हमारा अगला प्रश्न क्या है? चित्र देखकर वार्तालाप को पूरा कीजिए। यानी इस चित्र को आप देखिए, फिर वार्तालाप को पूरा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कि ये कैसे किया जाएगा। वार्तालाप मतलब यहाँ पे दो आदमी यहाँ पे बात कर रहा है, वो चीज को आपको पूरा करना है। तो आप यहाँ पे स्वयं अपने हिसाब से करिए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किया कि नहीं। अनिल, सोनी, जल्दी से अपने जूते डैश देना। यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना है? देखना देगा। सोनी, पर यह मेरे जूते क्यों डैश। अनिल, क्योंकि यह मोची है, इनका काम डैश है। सोनी, तो क्या यह कपड़े डैश। अनिल, नहीं, यह केवल जूत डैश। जूत यानी जूता, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना। सोनी, वाह पिताजी, आज तो मोची से मिलकर डैश। यानी बच्चों यहाँ पे इसका वार्तालाप क्या है कंप्लीट करके जरूर बताना मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कौन हूँ बताइए तो जाने। मैं काला हूँ पर कौवा नहीं। मैं शान हूँ पर अलग नहीं। मैं चमकता हूँ पर गले में नहीं। मैं डैश हूँ। कौन हूँ? जूता हूँ। मैं छोटा सा देश हूँ। सूर्य का प्रथम प्रवेश हूँ। तनिक का प्रसिद्ध क्षेत्र हूँ। मैं डैश हूँ। कौन हूँ? जापान हूँ। तीसरा, जूता बड़ा शानदार है। क्या रंग रूप आकार है। मेरे हाथों का कमाल है। मैं डैश हूँ, मोची हूँ।
मैं कविता का नायक हूँ, उड़ा लिया जूता मेरा तूफान ने, खड़ा हूँ मोची की दुकान में, मैं डैश हूँ, कौन हूँ? इब्न बतूता हूँ। तो बच्चों इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। आप भी इसको पढ़िए, समझिए और मुझे जरूर बताइएगा। आइए कुछ एक्टिविटी को देखते हैं। अपनी कक्षा में मोची दुकानदार, सहनी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, काम करने वाले वर्ग के कुछ चित्र बनाकर चार्ट पेपर पर टांगिए और ज्ञान कीजिए कि प्रत्येक का कार्य क्षेत्र क्या है। ज्ञात कीजिए कि इसका क्या क्या काम है। इन सबको आप अपने चार्ट पेपर में चिपकाकर और उनके बारे में जानकारी लीजिए। जापान के लोगों की वेशभूषा और रहन सहन पर एक परियोजना तैयार कीजिए। जापान के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या पहनते हैं, उस पर एक टिप्पणी बनाकर लिखकर और प्रवेश की जानकारी लीजिए। तो इस तरह मैंने आप लोगों को नोट्स को यानी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कराया। आप कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये हास्य कविता कैसी लगी। तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे नोट्स मैंने दे दिया। यहाँ पे मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, यहाँ पे मौखिक उत्तर और लिखित उत्तर। आप अपने नोट्स को कंप्लीट करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना